स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दुगनाकुरी बागेश्वर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि बागेश्वर में आयोजित जनसभा में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। साथ ही सीएम धामी ने जनसभा में उपस्थित जनता का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मां सुनंदा की पावन भूमि, जहां एक छोर से हरिनाथ जी, दूसरे छोर से भोलीनाथ जी और तीसरे छोर से फणिनाथ जी देवता की इस भूमि को आशीर्वाद है, उनकी छत्र छाया है। ऐसी सांस्कृतिक रूप से अपनी विशेष पहचान रखने वाली ये रंगीली नाकुरी के जनरल बीसी जोशी मैदान में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक रूप से अपने आप में अनेक सांस्कृतिक विधाओं को सजोए रंगीली नाकुरी खनिज संपदा से भी भरा हुआ पुरातन क्षेत्र है। रंगीली नाकुरी का क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विधाओं के नाम से, सांस्कृतिक पहचान के रूप से जाना जाता है। वहीं हमेशा ये वीरों की भी ये भूमि रही है। आज भी यहां से हमारे अनेक युवा आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश की सीमाओं पर दे रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं। मैं आज इस भूमि में आपके समक्ष आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं केवल आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कि बहुत लोग कहते होंगे कि भाई अजय टम्टा जी ने अखबार में बहुत बार अपना ये नहीं छपवाया, वो नहीं छपवाया, लेकिन मैं जानता हूं ये केवल और केवल काम करने पर विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलने पर विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए, केंद्र के सहयोग से हमारे सुरेश गढ़िया जी ने और अजय टम्टा जी ने मिलकर काम किया, इसलिए 172 कुल टावर आए, उसमें से 72 टावर कहां लग गए? हमारे इसी कपकोट विधानसभा में लग गए। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कामों को आपने आगे बढ़ाया है। अभी ये यहां से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, ये सड़क भी हमारी मंजूर हो गई है। कपकोट से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, यहां से सिमली, ग्वालदाम और जौलजीबी तक सड़क यही हमारे बागेश्वर के रास्ते से होकर जाने वाली है। भाइयों बहनों, सीमांत क्षेत्र तक, कैलाश मानसरोवर तक, ये सारे काम जब भी अजय टम्टा जी मिलने आते हैं तो यही कहते हैं कि भाई साहब मेरे क्षेत्र का ये काम कर दो। आज वैसे पहली बार आया जब से मुझे मुख्य सेवक का दायित्व मिला, तो मुझे यहां पहुंचकर भी बहुत खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा, और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। भाइयों बहनों, 2 लाख करोड़ से भूतो न भविष्यति। इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत प्रदान करें, उनको ऊर्जा दें, और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, और चुनाव में यूं तो नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े झटके कांग्रेस को मिल रहे हैं, जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसके बाद अब बीजेपी की चिंता बढ़ने लगी है। बीजेपी की विपक्ष भविष्य में होगा भी या फिर नहीं।
तो लगातार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, माफ कीजिए, कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उन्होंने जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के जो काम किए हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार प्रदेश के विकास के लिए रात दिन लगभग 16, 17, 18 घंटे लगातार जो काम कर रहे हैं और 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसको जो काम कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के विभिन्न दलों के लोग उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आम जनमानस चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको पूरा करने के लिए अपनी आहुति देना चाहता है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों के लिए जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं, वो चाहे किसी भी दल के लोग, उनके लिए हमने हमेशा दरवाजे अपने खुले रखें। ये वजह साफ है, आप सब देख रहे हैं। कोई पत्नी मुंह में जा रहा है, कोई पुत्र मुंह में जा रहा है, कोई भाई के मुंह में जा रहा है, कोई ईडी और इनकम टैक्स के डर के मुंह में जा रहा है। तो जाने वाले को किसने रोका? जब वो जाना ही चाह रहा है, किसी के पुत्र ने किसी करपट्टी में रिवॉल्वर रखी है कि सुबह अगर भाजपा नहीं जाएगा तो ये कर लूंगा, मैं खुद ही आत्महत्या कर लूंगा, या किसी की पत्नी का कुछ हो रहा है तो वो वहां की बात कर रहा है, किसी को अपनी बहू का मोह दिखाई दे रहा है, किसी को अपने परिवार के अन्य सदस्य का मोह दिखाई दे रहा है। तो लोग कुछ न कुछ है और पार्टी ने तो सबका सम्मान किया है। किसी को 7 बार दिया, किसी को 8 बार टिकट दिया, किसी को कुछ लड़ाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी का हक काट के। अपमान तो कभी पार्टी ने नहीं किया। आज कोई अपने परिवार के मोह बस अगर जा रहा है तो ठीक है, उसको जाने दीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, नेताओं के दल बदलने का सिलसिला तो चुनावी दौर में चलता ही रहता है, लेकिन जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जो है कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनका दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है आगे कांग्रेस का भविष्य? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक झटके यहाँ पर लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी से जो नेता अब तक वहाँ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं कहे जा सकते हैं। कांग्रेस का वो गढ़ कहे जाते थे, कांग्रेस का वो ढाल कहे जाते थे, क्योंकि पार्टी की तरफ से उनको विभिन्न पदों पर लड़ाने का काम किया गया था। किसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम यहाँ पर किया गया था, कोई मंत्री था, कोई विधायक था, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष था, कोई पार्टी संगठन में वरिष्ठ भूमिका अदा कर रहा था। वो लोग लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे, सालों से कांग्रेस पार्टी का झंडा डंडा उठाए थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से, खासतौर पर 2016 से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए तो चिंता का विषय बना हुआ है, साथ ही बीजेपी के लिए भी चिंतन का विषय बन चुका है कि किस प्रकार से बीजेपी अपने रीति नीति को बचा सके और जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उन्हें भी नाराज होने से या उनको भी सभी तरीके से समन्वय बनाकर उनके साथ चला जा सके। क्योंकि कांग्रेस से अभी तक जो नेता बीजेपी में गए वो सीधे तौर पर कांग्रेस से जाने के बाद बीजेपी में भी बड़े पदों पर आसीन हुए। आप 2016 में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, 9 विधायक जिसमें कैबिनेट मंत्री भी थे और विधायक भी थे, वो दोबारा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और आज उनमें से 3 लोग कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बने हुए हैं, कई लोग विधायक यहाँ पर हैं। और सीधे तौर पर ये बड़ा झटका इसलिए कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में लगातार नेताओं की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले दिनों पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, चाहे आप पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल का नाम ले लीजिए, उत्तरकाशी के गंगोत्री से जो विधायक थे विजयपाल सचवान, उनका नाम ले लीजिए, वो सभी पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक के बाद एक छोड़ने का काम वहाँ पर कर रहे थे। संगठन के रूप में जो सिंह बिष्ट को जाना जाता था, जो कांग्रेस के संगठन को चलाने का काम करते थे, संगठन के हर कार्यकर्ता को जानते
चाहते थे, लेकिन आज वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय विपक्षी पार्टी के लिए कि इसी प्रकार से नेता अगर जाते रहे तो आने वाले दिनों में विपक्ष क्या रहेगा और बिना विपक्ष के फिर इस प्रदेश में किस प्रकार से जो सत्ताधारी दल है अपनी सरकार को चलाने का काम यहाँ पर करेगा। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होता है तो फिर सरकार की आंख और नाक का वो काम यहाँ पर करते हैं। सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो विपक्ष की तरफ से सरकार को संजीदगी के साथ चेताने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाता है। लेकिन अगर विपक्ष कमजोर होता है, विपक्ष इस प्रकार से बाहर होता रहा तो फिर सीधे तौर पर सत्ताधारी जो दल है उसके लिए एक आसान सा रास्ता हो जाता है और वो अपने मदमस्त तरीके से अपनी जो शासन है, अपना जो सरकार चलाने का जो तरीका है वो चलाने का काम करता है। और जनता की जो उम्मीदें होती है वो विपक्षी पार्टी से ज़्यादा होती है कि उनके मुद्दों को मुखर तरीके से उठाने का काम विपक्ष यहाँ पर करेगी। जी, अब है जैसा कि अभी हमने देखा कि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के काम से जो है प्रभावित होकर नेता, जो अलग अलग दलों के नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हो या अन्य किसी दल के, वो बीजेपी के कामों से प्रभावित होकर शामिल हो रहे थे। जबकि कांग्रेस की ओर से जो बयान सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि कोई पुत्र मोह में, कोई पद के मोह में, कोई मंत्री बनने के लालच में और कोई ईडी के जो वार है उनकी पकड़ से बचने के लिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, ये तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से अब सिर्फ सफाई देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि कोई अपने पुत्र मोह के चलते या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर के चलते पार्टी को छोड़ने का काम करा। जबकि असल वजह पार्टी के भीतर जो गुटबाजी हो रही है, पार्टी के भीतर जो नेताओं के अलग अलग गुट बटे हुए हैं, वो सबसे बड़ी असल वजह है कि पार्टी उन सब चीज़ों को समाप्त नहीं कर पाई, जिसके चलते नेता एक के बाद एक संगठन अपने ही पार्टी से नाराज हो रहे हैं और दूसरे दल में जाने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। उत्तराखंड के भीतर ये समझा जा सकता है कि अभी तक की जो स्थितियां विपक्ष के भीतर देखने को मिली है उसमें 3 बड़े गुट अभी तक यहाँ पर देखने को मिल रहे थे और तीनों ही गुट इस प्रकार से अपना छत्र फैलाए हुए हैं कि एक गुट दूसरे गुट के कहने पर नहीं चलता है और सीधे तौर पर अब जो लोग असहजता अपनी महसूस कर रहे हैं, जिनके संगठन स्तर पर उपेक्षा हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक के बाद एक नेता जिस तरीके से कांग्रेस से अलविदा कर रहे हैं, कांग्रेस को टाटा बाय बाय यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी भी अभी तक इन सब चीज़ों से सचेत होते हुए या जागती हुई नजर नहीं आ पा रही है। जो विपक्ष के पास जो बड़े नेता थे वो उन नेताओं को मनाने की कोशिश तक यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं कि वो पार्टी को छोड़ने काम ना करें। पार्टी उनके लिए जरूर उनके जो मतभेद या उनके जो समस्याएं उनका निदान वगैरह से करेगी। पार्टी का जो सीनियर स्तर का नेता है, आप कह सकते हैं कि जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं, प्रदेश का नेतृत्व जिनके कंधों पर है, वो उन सब चीज़ों से दूरी बनाए हुए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर कैसे इस टूटन को बचाया जा सके। जो नेता यहाँ से भाग रहे हैं या जो नेता यहाँ से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहता तो विपक्ष तो समाप्त होगा ही होगा, सत्ताधारी दल के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनके भीतर भी विपक्षी दलों का जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसको नाम दिया गया है 5 गारंटी और 25 न्याय, जिसको लेकर भाजपा ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो कांग्रेस की तरफ से न्याय पत्र जारी किया गया है वह न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र है, क्योंकि कई बार कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रह चुकी है और प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नहीं तो किसानों के साथ न्याय किया है और ना ही किसी महिला के साथ न्याय किया है। इसलिए यह न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग अगर सरकार में आएंगे तो न्याय पत्र जारी किया है उन्होंने, उसके कुछ बिंदु उन्होंने डाले हैं, 5 मुख्य बिंदु हैं। और जैसे हमारा हिंदुस्तान का संविधान है उसकी धारा और उपधाराएं होती हैं, उसी तरह से कुछ उन्होंने पीछे से 20-25 पॉइंट्स और जोड़े हैं। कभी कभी हमें ताज्जुब लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज न्याय पत्र की बात कर रही है, जिसने अपने पूरे शासनकाल में कभी किसी विषय पर, चाहे देश की सुरक्षा का विषय हो, चाहे देश की इकोनॉमी का विषय हो, चाहे देश की रोजगार का विषय हो, चाहे देश के अंदर महंगाई का विषय हो, या देश के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है
लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने का विषय हो। कहीं अपने शासन में उन्होंने कभी न्याय नहीं किया। और वहीं बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में जनसभा करने जा रहे हैं। आगामी चुनावों को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं 5 लोकसभा सीट में किस तरह से कार्य कर रही है पार्टी? हम लोग उत्तराखंड की 5 लोकसभाओं को 5-5 लाख मतों से भी अधिक से विजयी होंगे। माहौल एक तरफा है। आपने देखा लगातार विभिन्न पार्टियों से लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी आपने देखा कि कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देहरादून में ज्वाइन किया है। ऐसे हरिद्वार में भी लगातार हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है और पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो लोगों को भरोसा है मोदी जी पर, और जो 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया है उससे लोगों को लगता है कि इस देश में मोदी जी का कोई दूर दूर तक विकल्प नहीं है और उन्हीं के नेतृत्व में देश विकसित भारत बन सकता है, एक नया भारत बन सकता है। और इसलिए लोग एकजुट हो गए हैं इस चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को आ रहे हैं हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कितनी मजबूती देने का काम करेंगे इस दौरान? निश्चित रूप में अब ऋषिकेश में मोदी जी की जो रैली होगी उसमें हमारी टेढ़ी लोकसभा के भी, ओडी लोकसभा के भी और हरिद्वार लोकसभा, इन तीनों लोकसभाओं के लाखों कार्यकर्ता रहेंगे, लाखों जनता रहेगी और निश्चित रूप में उनका आगमन जो एक सुनामी की तरह एक तरफा मतदान के लिए हमारे कारगर साबित होगा। हरीश रावत का ये कहना है कि भाजपा बहुत चुस्त नजर आ रही है, हमारे नेता थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। क्या पहली हार मान ली है उन्होंने? अगर तो आपने तो देख ही लिया, उन्होंने स्वयं स्वीकार तो कर ही लिया है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं उनकी बड़ाई करूँगा। हरीश रावत जी कुछ मामलों में बहुत ही ईमानदार है, बहुत मन से कहते हैं और जो सच है वो सच्चाई को वो सामने बोलते हैं। कल भी उन्होंने बहुत सच्चाई से बोला है कि बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, देखिए बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है और विपक्षी दल के नेता जिस तरह से ज्वाइन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहे हैं। आज दिनेश अग्रवाल जो हरिद्वार लोकसभा सीट से धर्मपुर विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार लोकसभा सीट लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हरीश रावत का बयान है कि भाजपा चुस्त है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्य करते हुए पूरे प्रदेश भर में नजर आ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन उससे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस के कमेटी ने दिनेश अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उनके सारे कारनामे को शर्मसार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दिनेश अग्रवाल पर भरोसा दिखाते हुए कई बार पार्टी से टिकट दिया और कई नेताओं से उनके कारण पार्टी को नाराजगी भी झेलनी पड़ी है, लेकिन अब जब वह भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो इसका जवाब दे कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी यूके एसएससी पेपर लीक मामले में युवाओं पर लाठीचार्ज और महिला सुरक्षा को लेकर उनसे जवाब मांगे। तो दिनेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसको लेकर कांग्रेस की ओर से तंज कसा गया है, निशाना साधा गया है और करण माहरा ने निशाना साधा। इतने सालों तक दिनेश अग्रवाल इसी नेतृत्व के साथ काम करते रहे। एक ऐसे व्यक्ति को 6-6, 7-7 बार चुनाव पार्टी ने लड़ाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, मयूक महर जैसे एक तेजतर्रार विधायक की नाराजगी भी पार्टी ने उनकी वजह से झेली। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो उनको मेयर का चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी ने मदद करी, उनको टिकट दिया। उसके बावजूद भी अगर आदमी ये कहे कि मेरे को तवज्जो नहीं मिली और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? वो बताए ना, क्या वो अंकिता के वीआईपी का नाम नहीं जानना चाहते? वो बताए ना कि SSSC भर्ती घोटाले में जो लाठीचार्ज बच्चों पे हुआ, क्या उससे खुश हैं? वो बताए ना पटवारी पेपर लीक पे उनका क्या कहना है? महिला अपराध में उत्तराखंड
9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर आ गए। इसमें दिनेश अग्रवाल जी का क्या कहना है? वैसे हम उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर चुके हैं, ज़्यादा मुझे उनके लिए कुछ नहीं कह रहा। पत्रकारों में एक विषय को लेकर चर्चा है दिनेश अग्रवाल जी को लेकर, उसके तथ्यों को हम जुटा रहे हैं। अगर वो तथ्य प्राप्त हुए तो मैं निश्चित ही। और पौड़ी से अनिल बलूनी लाइव है, क्या कुछ कहने, चलिए आपको सुनाते हैं। अनिल बलूनी इस चौबट्टा खाल के लिए जो कार्य हो सकता होगा, जो विकास का काम हो सकता होगा, उस सब के लिए दिन रात एक कर देंगे हम लोग। और आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए कार्य हो सकते हैं, जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की बात हम लोग विश्वास दिलाते हैं। अभी महाराज जी भी बता रहे थे, सड़कों की बातें भी कर रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, हम धामी जी से हो जितनी सड़कें यहाँ के लिए चाहिए होंगी, जितने डामरीकरण होना होगा, एक सड़क इस चौबट्टा खाल विधानसभा में नहीं बचेगी जो नहीं हम लोग बनाएंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं ये चुनाव कोई सांसद का, विधायक का, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से चुनाव भारत का प्रधानमंत्री चुनने के लिए और भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए। कोई सामने नहीं है, कोई बराबरी करने वाला नहीं है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मोदी जी का इस उत्तराखंड के साथ कितना लगाव है, इस गढ़वाल के साथ कितना लगाव है, आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग देखते होंगे रोज का रोज प्रधानमंत्री जी के साथ उनके इर्द गिर्द अगर आपको कोई देखते होंगे तो इसी गढ़वाल के, यहीं इसी जिले के हमारे अजीत डोभाल जी को आप रोज देखते होंगे। आप रोज देखते होंगे उनके आसपास, जब देखते होंगे उत्तराखंड के लोग चमकते रहते हैं। आप भूलिएगा नहीं, जब इस देश का पहला सीडीएस बनाना था, इस देश का पहला सेनापति बनाना था, तो इसी गढ़वाल से जनरल बिपिन रावत को प्रधानमंत्री जी ने चुना और उनका पहला सीडीएस बनाया। दुर्भाग्य से उनकी मौत हुई, उनका निधन हुआ और उसके बाद जब दूसरा सीडीएस बनाने की बात आई तो वो भी इसी गढ़वाल से यही के बेटे अनिल चौहान को दूसरा सीडीएस बनाया। आप देखिए रॉ का चीफ अनिल धस्माना को बनाया, आप देखिए राजेंद्र सिंह को कोस्ट गार्ड का चीफ बनाया, आप देखिए एनटीआर जोशी जी को बनाया। तमाम आसपास पूरी देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तराखंड और इस गढ़वाल के हाथ में सौंप दी। इतना गढ़वाल से प्रेम है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब भी इसी गढ़वाल के रास्तों में घूमते थे। उनका आध्यात्मिक लगाव है, उनका प्यार है उत्तराखंड के साथ, उनका लगाव है उत्तराखंड के साथ और आध्यात्मिक लगाव है उत्तराखंड के साथ। अब इतना उत्तराखंड को प्यार करते हैं, इतना उत्तराखंड को चाहते हैं मोदी जी। अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं तो इस गढ़वाल में आते हैं, इस गढ़वाल की भूमि में आते हैं, इस उत्तराखंड की भूमि में आते हैं। अब मोदी जी का हम लोगों के साथ इतना लगाव है, अगर मोदी जी का हम लोगों के साथ इतना स्नेह है तो हम गढ़वाल के लोगों का भी फर्ज बनता है कि आने वाली 19 तारीख को झमाझम करके वोट डाले और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। एक तरफा वोट करे गढ़वाल की जनता, उत्तराखंड की जनता एक तरफा वोट करे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। साथियों, मोदी जी ने हमारे लिए जितना किया है कोई नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना में गिर गए, बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गिर गई। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जितने बड़े देशों का नाम लीजिए, किसी ने भी अपने लोगों के लिए इतना नहीं कर पाया। मोदी जी ने कहा ये 140 करोड़ मेरा परिवार है, ये सब मेरे साथी हैं, मेरी माता है, मेरे भाई है, इनको फ्री वैक्सीन देनी है। दुनिया में किसी देश ने फ्री वैक्सीन नहीं लगाई, मोदी जी ने एक 2 नहीं 3 वैक्सीन सबको फ्री में लगाई। ये मोदी जी का प्यार हम लोगों के साथ है। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। आप सब बताइए, यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा लोग, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। ये मोदी जी ने अपने लोगों के लिए किया। आप सब लोग जानते हैं किसान सम्मान निधि, करोड़ों की संख्या में किसान सम्मान निधि हमारे लोगों को मिल रही है। हम लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, हम लोगों को विकलांग पेंशन मिल रही है, हम लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। तमाम सारी चीजें मोदी जी हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो करना पड़ेगा। उज्ज्वला का सिलेंडर सब कैसे भूल सकते हैं, हमारी माताएं बहनें कैसे भूल सकती है। ये सब मोदी को भाई बोलती हैं, सब कहती है मोदी हमारा भाई है, मोदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वाकई मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। आप सब भूल नहीं सकते हैं कि जब आप लोगों के धुआं चूल्हे का लगता था, बीमार होती थी, तो सबने कहा उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला। अब पहले हमारे आप सबके प्रिय इसी क्षेत्र के विधायक, उत्तराखंड सरकार में मंत्री और पूरे भारतवर्ष में
आध्यात्मिक जगत में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे कैबिनेट मंत्री और इस पूरे गढ़वाल क्लस्टर के प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिला अध्यक्ष दीदी सुषमा रावत जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री विपिन जी, लोकसभा सह संयोजक संपत सिंह रावत जी, प्रभारी विधानसभा चौबट्टा खाल श्री कमल किशोर रावत जी, रैली संयोजक महिपाल नेगी जी, केसर सिंह नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख बेकेश्वर भाई नीरज पाथरी जी, ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा श्रीमती प्रीति देवी जी, विधायक राजकुमार नहीं आए, आदरणीय राजेंद्र अंथवाल जी, वेद प्रकाश वर्मा जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा पौड़ी प्रभारी नेहार शर्मा जी और चारों मंडलों के हमारे अध्यक्षगण, समस्त जिला पंचायत के सदस्य, समस्त पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आज मैं देख रहा हूं कि वैसे जितने भी कार्यक्रम हमने किए हैं प्रदेश में 70% जिनकी उपस्थिति है वो मेरी माताएं बहनें उधर बैठी हैं। आप सबकी उपस्थिति को, बलोनी जी को समर्थन देने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, हमारे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और नौजवान साथियों का, उनका भी मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ इतना आपने जोश जुनून के साथ सहयोग किया है, निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और मोदी जी के, अभी मोदी जी रुद्रपुर आए थे तो मोदी जी ने रुद्रपुर में मुझे कहा कि धामी जी आप उत्तराखंड में जहां भी जाएंगे मेरी तरफ से सबको राम राम कहना, सबको प्रणाम कहना। उनकी तरफ से भी मैं राम राम कह रहा हूं आपको, मोदी जी की राम राम। हम हमारे मीडिया के बंधु भी बहुत सारे आए हैं, इधर से उधर से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आए हैं। आप सबका भी स्वागत है, आप सबका भी अभिनंदन कि आप सब लोग पूरा उत्तराखंड भ्रमण कर रहे हैं लगातार और सारा मिजाज आपके सामने दिख भी रहा होगा। एक बात देखिए, हर बार चुनाव में पहले ये होता था सरकार किसकी बनने वाली है, सरकार किसकी बनने वाली है। अब की बार सबको पता है सरकार किसकी बनने वाली है। अरे जोर से बोलिए ना, किसकी बनने वाली है। हमारी माताओं बहनों के लिए अभी बलोनी जी कह रहे थे ड्रोन दीदी बनने वाली है, लखपति दीदी बनने वाली है, उज्ज्वला के इतने कनेक्शन आ गए, इतने प्रधानमंत्री आवास आ गए, इतने आयुष्मान के कार्ड बन गए हैं, घर घर तक राशन पहुंचा दिया और अगले 5 सालों तक लगातार मिलने वाला है। किसान सम्मान निधि मिल गई है, एक से एक काम मोदी जी कर रहे हैं। तो आप बोलते ना किसकी सरकार बनने वाली है, एक साथ आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? पूरा देश कह रहा है। तो पौड़ी से सीएम धामी को अभी आप सुन रहे थे और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।